एपिसोड की स्टार्टिंग में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पता चलता है कि चोइसुंग बचपन में अक्सर रियू के साथ पार्ट टाइम जॉब्स किया करता था। चोइसुंग को इन सब की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो रियू के लिए करता था। रियू उन पैसों से अपने मम्मी को ब्रोच गिफ्ट करती है। उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाती है और उसके कमरे में जाती है। वो उसे प्यार से देखने लगती है। तभी सीन आता है प्रेजेंट में। अब यहाँ उसकी मम्मी उसे गुस्से से देख रही होती है। यहाँ दिखाया जाता है क्योंकि रियू इतने सालों से यूएस रह रही थी, इसलिए उसका रूम स्टोर रूम बना दिया गया था। ब्रेकफास्ट टाइम पे रियू की माँ उसे इग्नोर करती है और रियू उन्हें पटाने की कोशिश करती है। रियू की माँ कहती है, अब मुझे सच सच बताओ, कल रात तुमने जो भी कहा क्या वो सच है? सीन आता है कल रात पे, जब रियू की माँ उससे एक वैलिड रीजन पूछती है अपना एंगेजमेंट तोड़ने के लिए और जॉब छोड़ने के लिए। रियू ये सब करने का रीजन देती है कि वो अपने जॉब और अपने रिलेशनशिप से बोर हो गई थी। अब ये रीजन सुन के उसकी माँ को विश्वास नहीं हो रहा था कि रियू क्या कह रही है। वो खुद को कंट्रोल करती है और रियू से उसके आगे का प्लान पूछती है। रियू कहती है, मेरा प्लान है अपनी नींद अच्छे से पूरी करना, टेस्टी टेस्टी खाना खाना। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद का क्या प्लान है? रियू कहती है, उसके बाद का प्लान ये है कि मुझे अभी कुछ नहीं करना, मुझे अपना ये जॉबलेस एरा एंजॉय करना है। रियू की माँ गुस्से में कहती है, ये है प्लान तुम्हारा? ये सब जवाब सुन के रियू के पापा उसकी माँ के हाथों से डंडा छीन लेते हैं ताकि रियू को पिटाई से बचाया जा सके। सीन आता है प्रेजेंट में। उसकी माँ पूछती है, कल रात वाली बात जो भी तुमने मुझसे कहा क्या वो सच है? रियू हाँ कहती है। ये बात सुन के उसकी माँ उसे खाना नहीं देती। वहाँ चोइसुंग और मोयुम भी आ जाते हैं। मोयुम रियू को चेक करने लगती है कि इतना पिटाई खाने के बाद वो सही सलामत है या नहीं। मोयुम को ये बात शायद चोइसुंग ने बताई थी। सब खाना खाने लगते हैं, बट डोंगजिन मना कर देता है। वो कहता है, ये सब अनहेल्दी चीजें मैं नहीं खाऊंगा। रियू कहती है, ये सब हेल्दी चीजें हैं, तुम जिम ट्रेनर बनने वाले हो, तुम्हें तो ये सब पता होना चाहिए। इसी नॉलेज की कमी की वजह से शायद तुम हर एक एग्जाम में फेल हो जाते हो। डोंगजिन कहता है, तुम तो ये बात ना ही करो, तुम खुद जॉबलेस हो। अब इस बात पे दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। वो एक दूसरे के बाल खींचने लगते हैं। तभी उनकी माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। माँ को गुस्से में देखकर वो दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। अब यहाँ दिखाया जाता है कि जब भी रियू की माँ गुस्से में होती है वो ड्रम बजाने लगती है। मोयुम रियू से जॉब छोड़ने का और एंगेजमेंट तोड़ने का रीजन पूछती है। रियू कहती है, मेरी मम्मी ने तुम्हें भेजा है क्या मुझसे सच उगलवाने के लिए? मोयुम कहती है, नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे जानना है। तुम जैसी लड़की ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर किया है तो उसका क्या रीजन हो सकता है? वो रियू से कहती है, तुम हमेशा से ही एक परफेक्शनिस्ट थी, अच्छी बच्ची थी। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं, इससे तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है। फिर तुमने ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया? रियू कहती है, जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी वहाँ चोइसुंग आता है और वो मोयुम से कहता है, तुम शायद ऑफिस के लिए लेट हो रही हो। मोयुम रियू से कहती है, ये बातें हम कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए मैं जा रही हूँ। रियू वापस सोने लगती है। चोइसुंग कहता है, इतनी आलसी बनी रहोगी तो नरक में जाओगी। रियू कहती है, क्या ही फर्क पड़ता है, अभी के लिए तो ये मेरा स्वर्ग है। तभी रियू चोइसुंग को अपने पास बुलाती है क्योंकि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, लेकिन चोइसुंग के पास आते ही वो उसका गला दबोच लेती है। रियू कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? कल रात तुमने मुझे मेरी मम्मी को सौंप दिया, अब तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। तभी रियू की माँ कमरे में आती है और चोइसुंग को छुड़वाती है। वो रियू को डांटती है और उसे तैयार होने को कहती है और रियू को राइस केक देकर चोइसुंग के ऑफिस भेजती है। चोइसुंग के ऑफिस वालों को रियू के बारे में पहले से ही पता था कि वो चोइसुंग की बचपन की दोस्त है। वो लोग रियू से चोइसुंग के बचपन की बातें पूछने लगते हैं। यहाँ पता चलता है कि चोइसुंग की माँ एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती है और इसी वजह से चोइसुंग बचपन में रियू के माँ के पास रहता था, क्योंकि रियू की माँ बेबी सिटिंग का काम करती थी। शायद इसी वजह से ही चोइसुंग रियू के माँ से ज्यादा क्लोज था। रियू उन लोगों को चोइसुंग के बारे में सारी उल्टी सीधी बातें बताने लगती है। तभी चोइसुंग आ जाता है और अपने स्टाफ से कहता है कि रियू की बातों पर यकीन न करे, वो सब झूठ कह रही है। नेक्स्ट सीन में रियू की माँ को दिखाया जाता है। वो देखती है कि उसके आसपास के पड़ोसी रियू के बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि रियू की एंगेजमेंट टूट गई है और वो जॉब से निकाल दी गई है। अब ये सब सुन के रियू के माँ का दिमाग गर्म हो जाता है। वो अपने फ्रेंड के पास जाती है और इसके बारे में उसे बताती है। उसकी फ्रेंड उसे ही सुनाने लगती है कि लोग तो बात करेंगे ही, अगर तुम्हें इन सब से इतना ही फर्क पड़ता है तो तुम्हें अपनी बेटी को बीच रास्ते सबके सामने नहीं मारना चाहिए था, उसे घर ले जाके आराम से समझाती। सीन आता है रियू पर। वो अकेले बोर हो रही थी, इसलिए वो खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ मोयुम आ जाती है और उसकी कुकिंग स्टाइल देखकर इम्प्रेस हो जाती है। वो चोइसुंग को भी आने के लिए कॉल करती है। दूसरी तरफ रियू की माँ उसके पापा को उससे बात करने को कहती है। वो रियू के ये सब करने का असली रीजन उन्हें पता लगाने को कहती है, बट रियू के फादर कहते हैं हमें रियू को अकेला छोड़ देना चाहिए। रियू की माँ उसके फादर पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम हमेशा यही करते हो, प्रॉब्लम को अवॉइड करते हो, उसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। ये बोल के वो वहाँ से
चली जाती है। यहाँ पता चलता है कि रियो के फादर उससे कुछ भी पूछना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि रियो की शादी टूटने का रीजन ये ना हो कि उसके फादर की फाइनेंशियल सिचुएशन उसके इन-लॉज के साथ मैच नहीं होती, और शायद इसी वजह से ही वो रियो से रिश्ता ना करना चाहते हो। दूसरी तरफ रियो, मोयूम और चोइसुंग इकट्ठा होते हैं पार्टी करने के लिए। मोयूम बियर लेने जाती है। चोइसुंग रियो से पूछता है, तुम्हें आए 2 दिन हो गए हैं, तो कब तक असली रीजन छुपाने का इरादा है तुम्हारा? जब तक तुम नहीं बताओगी आंटी मोयूम ये सब तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। कम से कम अपनी माँ को तो बता देना चाहिए तुम्हें। तभी रियो चोइसुंग के पास जाती है और फिर से उसका गला दबोचने लगती है। रियो कहती है, मेरी मम्मी ने भेजा है ना तुम्हें सच का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट डे रियो की माँ उसके फियांसे को कॉल लगाती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। रियो को देखकर उसकी माँ फोन छुपा लेती है। रियो पूछने लगती है, क्या हुआ, आप फोन क्यों छुपा रहे हो, क्या कर रहे थे आप? रियो की माँ उसे इग्नोर करती है। रियो पूछती है, आप क्या चोइसुंग के न्यू ऑफिस सेलिब्रेशन में जा रहे हो? रियो की माँ हाँ कहती है और रियो से पूछती है, क्यों, तुम भी जा रही हो क्या? उसके हाव भाव से लगता है कि वो नहीं चाहती कि रियो वहाँ जाए, इसलिए रियो भी ना कह देती है। उसकी माँ थोड़ा बिजी हो जाती है। तभी रियो उसकी माँ के पॉकेट से फोन निकाल लेती है और वो जान जाती है कि उसकी माँ उसके फियांसे को कॉल कर रही थी। रियो का मूड खराब हो जाता है। वो अपने फियांसे का नंबर उसकी माँ के फोन से डिलीट कर देती है। सीन आता है चोइसुंग पर। वो एक रिपोर्टर को इंटरव्यू देने जा रहा होता है, बट वो देखता है कि वही रिपोर्टर एक बूढ़ी औरत की मदद कर रहा है। वो रिपोर्टर और कोई नहीं, दानहो होता है। चोइसुंग भी दानहो के साथ उस बूढ़ी औरत की मदद करने लगता है। सीन आता है रियो पर। वो बस में होती है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पता चलता है कि यूएस में उसके ऑफिस के लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो बस अपने काम से मतलब रखती थी, ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं करती थी और न ही किसी के फटे में टांग अड़ाती थी। ऐसे हार्डवर्किंग और अपने काम से काम रखने वाले लोग ऑफिस वालों को पसंद नहीं आते, और इसी वजह से रियो ऑफिस में बहुत सफर करती है। वो बहुत अकेला महसूस करती है, और इन सब में जब वो अपने फियांसे को कॉल करती है, वो कॉल पिक नहीं करता क्योंकि वो एक पार्टी में होता है। रियो उसी पार्टी में पहुंच जाती है और अपने फियांसे को किसी को किस करते हुए देखती है। शायद इसी वजह से ही रियो ने अपना एंगेजमेंट तोड़ा होगा। सीन आता है चोइसुंग पर। वो दानहो को अपना इंटरव्यू देता है। यहाँ वो दानहो से अपने आर्किटेक्ट जर्नी के बारे में बात करता है। चोइसुंग की माँ उसके फादर को अपना थोड़ा फ्री टाइम निकाल के चोइसुंग के न्यू ऑफिस सेलिब्रेशन पे आने को कहती है, बट क्योंकि उसके फादर एक डॉक्टर थे, वो बहुत बिजी रहते थे, इसलिए वो सेलिब्रेशन पे आने से मना कर देते हैं। इन दोनों के बातचीत से ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच तनाव थे। रियो चोइसुंग को एक अनार का पेड़ देती है। ये उसके न्यू ऑफिस सेलिब्रेशन का गिफ्ट था। रियो बताती है क्योंकि वो सेलिब्रेशन में नहीं आएगी, इसलिए वो गिफ्ट अभी दे रही है। रियो नहीं आएगी ये सुन के चोइसुंग को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे सेलिब्रेशन में जाने के लिए रियो की माँ वही ब्रोच ढूंढ रही होती है जो उसे रियो ने गिफ्ट किया था। माँ को परेशान देख रियो भी ब्रोच ढूंढने लगती है, लेकिन उसे भी नहीं मिलता। उसकी माँ बिना ब्रोच के ही निकल जाती है। वो न्यू ऑफिस सेलिब्रेशन में पहुंचती है। सभी चोइसुंग की तारीफ करते हैं कि उसने अपना ऑफिस बहुत अच्छा डिजाइन किया है। तभी रियो के माँ के कुछ पुराने दोस्त आ जाते हैं। वो लोग उसे नीचा दिखाने लगते हैं क्योंकि रियो की एंगेजमेंट टूट गई थी। रियो की माँ को बहुत बुरा लगता है। जब वो वॉशरूम में होती है, बाहर उसके वही फ्रेंड्स उसकी चुगली करने लगते हैं कि रियो की माँ भी चोइसुंग की माँ की तरह स्मार्ट थी, लेकिन गरीब होने की वजह से वो कॉलेज नहीं जा पाई और इसीलिए वो जिंदगी में चोइसुंग की माँ से पीछे रह गई। वो अपनी बेटी की कितनी तारीफ करती थी, लेकिन देखो उसकी बेटी भी कुछ खास नहीं कर रही। जैसे माँ की जिंदगी वैसी बेटी की जिंदगी। रियो की माँ को ये सब सुन के बहुत खराब लगता है। दूसरी तरफ चोइसुंग के फादर उसे सॉरी कहते हैं क्योंकि वो चोइसुंग के न्यू ऑफिस सेलिब्रेशन में नहीं आ पाए। चोइसुंग उन्हें माफ तो कर देता है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ रियो आती है। चोइसुंग कहता है, मुझे लगा था तुम आज नहीं आओगी। रियो कहती है, हाँ मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए आ जाती हूँ, क्या तुम मेरे माँ को बुला सकते हो? चोइसुंग कहता है, अभी बुलाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, यही वेट करो। तभी रियो की माँ रियो को देखती है। वो रियो से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रियो कहती है, अरे मुझे आपका ब्रोच मिल गया, वही आपको देने आई थी, आपको पहनना था ना। रियो की माँ कहती है, तो क्या हो गया, उसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो जल्दी से ब्रोच ले लेती है और रियो को वहाँ से जाने को कहती है। रियो कहती है, पर चोइसुंग ने मुझे वेट करने को कहा है। उसकी माँ कहती है, उससे बाद में बात कर लेना, अभी जाओ यहाँ से, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो बातें करेंगे। रियो को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है, मम्मी मेरे यहाँ होने से आपको क्या शर्मिंदगी महसूस हो रही है? रियो की माँ कुछ नहीं कहती। तभी उसके फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं। वो लोग रियो से मिलते हैं। रियो की माँ फिर से उसकी बढ़ाई करने लगती है कि अभी रियो ब्रेक पर है, लेकिन उसके पास बहुत बड़े बड़े कंपनी से जॉब ऑफर्स आए हुए हैं और वो जल्दी ही यूएस वापस चली जाएगी।
उसकी माँ की झूठी बातों से रियू को बहुत बुरा लगता है। चोइसुंग भी ये सब दूर से देख रहा होता है, उसे भी ये सब अच्छा नहीं लगता। घर आने के बाद रियू अपनी माँ से कहती है, आपने बहुत अच्छे से झूठ बोला, बहुत प्रैक्टिस करी होगी आपने। उसकी माँ कहती है, मैंने झूठ नहीं बोला, तुम जा रही हो यूएस वापस। रियू कहती है, आप हमेशा से यही चाहती थी ना कि मैं कोरिया वापस ना आऊं, इसलिए आपने मेरा कमरा भी स्टोर रूम बना दिया। उसकी माँ कहती है, बिल्कुल सही सोच रही हो तुम, मैं नहीं चाहती थी कि तुम कभी कोरिया वापस आओ, इसलिए अपना सामान उठाओ और यूएस जाओ। फिर वो जबरदस्ती रियू का बैग उठाकर बाहर रखने लगती है। बैग नीचे गिर जाता है। रियू कहती है, आप पागल हो गई हो क्या मम्मी? उसकी माँ कहती है, हाँ मैं पागल हो गई हूँ, तुमने मुझे पागल कर दिया है। रियू कहती है, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। उसकी माँ कहती है, मेरे लिए ये क्राइम ही है। तुम्हें पता है कि मेरी जिंदगी कैसी है, कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हें पाला है। मुझे लगता था मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन अगर मेरी बेटी जिंदगी में कुछ बन गई तो मैं उससे ही खुश हो जाऊंगी, मेरी सारी तकलीफें मैं भूल जाऊंगी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। रियू कहती है, एंगेजमेंट तोड़ देना और अपनी जॉब छोड़ देना, ये क्या आपको धोखा देना हुआ? रियू की माँ कहती है, हाँ इसे धोखा देना ही कहते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुम सारा दिन सोती रहती हो और इधर उधर टाइम पास करती रहती हो, तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम वापस यूएस चली जाओ। रियू कहती है, मम्मी आपको क्या कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतने सालों से मैं यूएस में कैसे रही, ठीक से खाना खाया या नहीं, अच्छे से सो पाई या नहीं? आप एक बार भी ये नहीं सोचती कि कितना कुछ झेला होगा मैंने यूएस में, जो मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ? रियू की माँ कहती है, सभी झेल रहे हैं, सब स्ट्रगल करते हैं, तुम कोई खास नहीं हो। रियू कहती है, फिर भी मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आप मेरा साइड कभी क्यों नहीं ले सकती? आपको पता है मैंने कितना हार्डवर्क किया है, मैं ऐसी जिंदगी से थक गई हूँ। रियू की माँ कहती है, मुझे पता है तुमने कितना हार्डवर्क किया है और इसीलिए मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। दूसरे लोग लाखों खर्च करके यूएस जाते हैं, लेकिन तुम स्कॉलरशिप पे गई, यूएस जाके तुमने अपना खर्चा भी खुद ही उठाया। इतने सालों की हार्डवर्क तुम क्या ऐसे ही वेस्ट करना चाहती हो? मुझे यही चीज सहन नहीं हो रही। तुम मेरी बेटी हो, तुम ही तो मेरी खुशी और मेरा गर्व हो। रियू कहती है, आप मुझे अपना खुशी और गर्व क्यों बना रही हो मम्मी? मुझे सिर्फ अपनी बेटी समझो ना। ये कहकर रियू वहाँ से चली जाती है। चोइसुंग उसके घर के बाहर ही होता है, वो सब कुछ सुन लेता है। वो रियू के पीछे जाता है। चोइसुंग के सामने रियू नॉर्मल बिहेव करने लगती है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। चोइसुंग छाता लेकर आता है। रियू अचानक से हंसने लगती है। वो चोइसुंग और उसके बचपन के सारे ऊट पटांग हरकतें याद करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो जबरदस्ती हंस रही है, खुद के दिमाग को भटकाने के लिए। चोइसुंग को ये सब समझ आ रहा था। वो छाता हटा लेता है। रियू कहती है, छाता क्यों हटा लिया? चोइसुंग कहता है, जबरदस्ती हंसना नहीं चाहिए अगर मन रोने का कर रहा हो। रियू उसे देखने लगती है और फिर अचानक से रो पड़ती है। दूसरी तरफ रियू के माँ को भी बुरा लग रहा था, जैसे उसने रियू के साथ बिहेव किया उसके वजह से। वो भी रोने लगती है। रियू कहती है, मेरी माँ मुझे हेट करती है। चोइसुंग कहता है, अभी तो तुम भी अपनी माँ को हेट करती हो। रियू कहती है, कितना अजीब बात है ना, इस उम्र में भी मैं अपनी माँ को हेट करती हूँ। चोइसुंग कहता है, हेट हम उसी इंसान को करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। तभी वहाँ से एक शूटिंग स्टार गुजरता है। रियू और चोइसुंग विश मांगते हैं। रियू चोइसुंग से पूछती है, तुमने क्या मांगा? चोइसुंग कहता है, मैंने ये मांगा कि मेरी कंपनी डूब ना जाए। अब यहाँ पता चलता है कि चोइसुंग के पास कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है और उसके क्लाइंट्स उसका पेमेंट भी नहीं दे रहे। रियू चोइसुंग से कहती है, मुझे उन सब का एड्रेस दो, मैं अभी जाके उनसे तुम्हारा पेमेंट निकलवाती हूँ। चोइसुंग कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो। नेक्स्ट मॉर्निंग रियू की माँ देखती है कि रियू अपने कमरे में नहीं है। शाम को रियू जब घर लौटती है, अपने कमरे में जाकर उसे पता चलता है कि उसके कमरे को सजा दिया गया है। वो शॉक हो जाती है और अपने मम्मी के पास जाती है। एक्चुअली उसकी मम्मी ने ही चोइसुंग को रियू का कमरा सजाने को कहा था। रियू बहुत खुश होती है। उसकी माँ ने उसका दिया हुआ ब्रोच भी पहन रखा था। फिर वो लोग खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। अपना कमरा वापस पाके रियू बहुत खुश थी। तभी उसकी नजर दीवार के छत पर जाती है। वहाँ स्टार्स लगे हुए होते हैं, बिल्कुल उसके पुराने कमरे की तरह। क्योंकि ये सब चोइसुंग ने किया था, वो उसे कॉल करती है और उसे इन सब के लिए थैंक यू कहती है। रियू अपना विंडो खोलती है और सामने ही चोइसुंग होता है। एक्चुअली वो भी अपने पुराने वाले कमरे में वापस आ जाता है, जिससे वो इजीली रियू को देख सकता था। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।